सीटी हेड की जो प्रिंसिपल जो है वो काम करता है एक्सरे पे। एक्सरे मशीन जैसा एक्सरे बीम थी, एक्सरे बीम अपन यूनि डायरेक्शन में देते थे, सीटी हेड में क्या है मल्टी डायरेक्शन में जाती है, मल्टी डायरेक्शन में आती है और 3D व्यू बनाता है, 3D व्यू बनाती है। इसलिए इसमें क्या होता है कि जो एक्सपोजर है बहुत ज्यादा होता है, एक्सरे की तुलना में 100 टाइम्स होता है एक्सपोजर। अब ज्यादा इसके बारे में ज्यादा नहीं देखेंगे, मेन अपन सीटी हेड से मतलब है। सीटी हेड देखने के लिए सबसे पहले अपन को एक हार्मफुल यूनिट पता होना चाहिए। हार्मफुल यूनिट जो है वो एक्सरे और सीटी के लिए रहती है। इसमें क्या रहता है कि जो एक्सरे बीम जा रही है किसी भी चीज से, एक्सरे बीम के हिसाब से कितना उसका एक्सपोजर हो रहा है उसमें, उसके हिसाब से इसकी लेवल सेट किया गया है। इसमें 0 यूनिट दी गई है वाटर को, कि अगर वाटर आ रहा है प्लेन बिल्कुल क्लियर वाटर की इसकी हार्मफुल यूनिट 0 है। इसके अलावा ऊपर जाते हैं तो आता है वाटर से कम चीजें हैं फैट या फिर एयर की जो हार्मफुल यूनिट है वो -1000 है, फैट की है -100। इसके अलावा अपन पॉजिटिव में जाएंगे, इसके बाद जो +8 पे आ जाती है कोई डर्टी वाटर है, डर्टी वाटर में क्या आ जाएगा प्लूरल फ्लूइड आ जाएगा, असाइटिक फ्लूइड आ जाएगा। सीएसएफ की जो हार्मफुल यूनिट है वो 8 होती है। उसके बाद आते हैं 40 70। 40 जो होती है नॉर्मल ब्रेन पैरेन्काइमा की आती है। 70 जो है कोई भी उसमें कुछ मास होता है ना, कोई मास होगा उसकी हो जाएगी। 100 हो जाएगी ब्लड की, और 1000 हो जाएगी बोन की, बोन पे या फिर कोई कैल्सिफिकेशन है। तो ये हार्मफुल यूनिट के हिसाब से अपन स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसा है। यही बेसिक प्रिंसिपल है, इसको याद ध्यान में रखना है कि बिल्कुल क्लियर आ रहा है जेड ब्लैक है तो एयर है, उससे हल्का आ रहा है तो फैट है, थोड़ा बहुत और हल्का है ब्लैक कलर का है तो वाटर है। वाटर के बाद जो सीएसएफ है, सीएसएफ वाटर से जस्ट थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा। जैसे अपन सीटी स्कैन देखते हैं ना, सीटी स्कैन में वाटर और सीएसएफ लगभग बराबर दिखेगा, उसको पहचानना मुश्किल है। और जैसे थोड़े कल परसों को जो एक सीटी हेड देखा था हेमरेज था, उसमें व्हाइट पैच आ रहा था। हेमरेज में ब्लड आता भैया, ब्लड में तो 100 आएगा ना, ब्लड का 100 है हार्मफुल यूनिट, ब्लड तो व्हाइट ही आएगा। और जो बोन है, बोन में 1000 है, बोन से कम दिखेगा, हाँ बिल्कुल जेड व्हाइट दिखेगा उसको। ब्लड जो है वो ऑफ व्हाइट दिखता है, ये बिल्कुल व्हाइट दिखेगा। इन्फार्क्ट में क्या होगा, जो नॉर्मल ब्रेन पैरेन्काइमा है, ब्रेन की पैरेन्काइमा डैमेज होता है, डैमेज हो जाता है, डेड हो जाता है, तो वहां पे उसका जगह ले लेता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की जो है वो उसकी उससे कम होती है परमेबिलिटी, तो अपन जो फैट लेयर पे जाएगा ना, फैट लेयर पे जाएगा वो ऊपर, तो उसका नॉर्मल से कम दिखेगा। वो कोई मास होगा तो वो ज्यादा दिखेगा, ज्यादा हाइपरल्यूसेंट दिखेगा। तो ये तो हो गए अपने बेसिक प्रिंसिपल। अब मेन सीटी स्कैन भी आते हैं। सीटी स्कैन को अपन जो सीटी हेड का आते हैं, सीटी हेड में अपन क्या क्या देखना चाहते हैं वो एक चीज रहेगी। दूसरा कि नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है सीटी स्कैन में। सीटी स्कैन जो अपन देखते हैं 16 से 20 स्लाइड देखते हैं, 16 से 20 स्लाइड कैसे घूमती है, इसके घेरने के लिए पहला तो है ना, सबसे पहले भी ओपीडी वाला अपना ग्रुप खोलो, उसमें पहला सबसे पहली फोटो देखो। सबसे जो पहली फोटो है उसमें ब्रेन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसमें मल्टीपल स्लाइस ली जाती है इसमें, ठीक है, ये मल्टीपल स्लाइस हैं। तो इसके हिसाब से ये ऊपर से भी चालू हो सकती है, नीचे से भी चालू होती है। ज्यादातर केस में अपन यहां से स्टार्टिंग चालू कर देते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल लोकेशन क्या होती है, यहाँ पे अपनी आई बॉल होगी, ये फ्रंटल लोब होगा, ये पैराइटल लोब होगा, यहाँ पे टेम्पोरल लोब है, ये ऑक्सीपिटल लोब है, यहाँ पे सेरिबेलर हेमिस्फीयर होते हैं। ये नॉर्मल कोराइड प्लक्सस होता है। कोराइड प्लक्सस के अंदर क्या है, क्या बहता है इसके अंदर, ये
वेंट्रिकल्स होते हैं यहाँ पे। अब ये वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? वेंट्रिकल होते क्या है, काम क्या है इनका बॉडी? सर्कुलेशन। वेंट्रिकल्स जो होते हैं जो सीएसएफ प्रोडक्शन के लिए, सीएसएफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट और कुशन। सीएसएफ का प्रोडक्शन भी होता है कोरॉइड प्लक्सस में, इसमें वेंट्रिकल्स के अंदर होता है। अब इसका काम क्या है वेंट्रिकल्स का? वेंट्रिकल्स क्या है? एक कैविटी है, कैविटी है, उसके अंदर सीएसएफ भरा हुआ है। अब ये इसकी वॉल है, इसकी वॉल लगातार सीएसएफ बनाती भी जाती है, सीएसएफ का आगे ट्रांसपोर्ट भी करती आती है। ये एक तरीके से कुशन का काम करता है ब्रेन में। और दो चीजें, ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है। जैसे नॉर्मली बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड के थ्रू, और लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक्स है ना, ब्लड में नॉर्मल बॉडी में भी दो चैनल होते हैं, एक होता है ब्लड और एक लिम्फेटिक्स। तो चाहे ब्रेन में माना जाता है, ब्रेन में लिम्फेटिक्स की जगह ये चैनल चलता है। तो ये लिम्फेटिक्स के साथ साथ एक कुशन का काम भी करता है, क्योंकि ब्रेन को नॉर्मल डैमेज होने से बचाता है। तो कुशन का भी काम करेगा, थोड़ी बहुत चीजें ट्रांसपोर्ट भी करेगा। तो जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स यूजुअली एक बॉडी टाइप की होती है, उसमें दो उसके लैटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, बीच में एक थर्ड वेंट्रिकल होता है, फिर आगे फोर्थ वेंट्रिकल होता है, और ये आगे नीचे स्पाइनल में चले आता है। इस रास्ता उसका पूरा एक चैनल है, ये पूरा चैनल है। ये चैनल कहीं से भी ब्लॉक होगा ना तो उसको दिमाग के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि सीएसएफ बन तो रहा ही है, कंटिन्यूसली बन रहा है, कहीं से भी फ्लो में रुकावट आएगी तो ये बढ़ते धीरे धीरे डायलेट होता जाएगा, डायलेट होता जाएगा। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे ब्रेन के टिश्यू को दबाने लगेगा, उसके कारण सिम्टम्स पैदा हो जाएंगे। तो ये कैसा दिखेगा सीटी में सर? सीएसएफ बह रहा है, सीएसएफ बह रहा है। सीएसएफ की कितनी है हार्मफुल यूनिट? 8 है, तो कितनी दिखेगा? बिल्कुल ब्लैक दिखेगा, मतलब बिल्कुल वाटर से है ना, वाटर से जस्ट आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे वाटर से, लगभग सेम रहेगा। अब आते हैं अपन उसकी नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट खोलो उसका। नेक्स्ट है अपन सबसे नीचे लेवल पे अपन ने चालू किया, ये ब्रेन है, इसका यहाँ से कट सेक्शन, जो पहला कट सेक्शन है ना, पहला कट सेक्शन में सबसे ऊपर क्या जाएगा, यहाँ पे उसकी आई बॉल आएंगी, है ना। देखो सबसे ऊपर जो दिख रही है ना, ए नंबर पे ऑर्बिट रहेगा। ऑर्बिट के बाद जो जस्ट जो बोन का स्ट्रक्चर है साइनस है, साइनस के बाद क्या आ जाएगा, देखो नीचे वो जो यहाँ का सेक्शन है टेम्पोरल लोब का, टेम्पोरल लोब्स का आ जाएगा। उसके बाद ये जो पीछे का पार्ट है वो सेरिबेलर हेमिस्फीयर। तो 4 चीजें इसमें दिखने को है इस सेक्शन में, ये देखेगा टेम्पोरल लोब, ये सेरिबल हिस्ट्री, ये ऑर्बिट की चीजें। तो अगर कोई ऑर्बिटल पैथोलॉजी है या फिर सेरिबेलर पैथोलॉजी है, ये पैथोलॉजी देखने के लिए ये सेक्शन किया जाता है। उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन देखो सर, इसमें ब्लैक फंगस कैसा दिख रहा था इसमें कोविड के समय? अब ब्लैक फंगस क्या, ब्लैक फंगस में ये सीटी स्कैन नहीं, उसमें तो एमआरआई कराना पड़ेगा। एमआरआई में इसकी जो वॉल है, वॉल इरोडेट दिखेगी, स्फेनॉइड साइनस है, साइनस में इन्फिल्ट्रेशन दिखेगा, जो साइनस दिख रहा ना उसमें, बिल्कुल देखो साइनस में क्या है, देखो एयर, इसमें ही देखो साइनस के अंदर क्या है, एयर देखो बिल्कुल जेट ब्लैक दिख रही है। कौन सा ये बी नंबर का? अरे जितने भी ये बिल्कुल ब्लैक स्ट्रक्चर है ना, वो सब साइनसेस हैं, सब में एयर है। साइड में देखो मस्टर्ड सेल्स है, मस्टर्ड बोन है, उसके बीच में भी एयर है। ये ईयर कैनाल दिख रही है कैसा साइड? हाँ, एयर दिख रही है इसमें, ऑडिटरी कैनाल है। जहाँ एयर रहेगी वो बिल्कुल जेट ब्लैक दिखेगा। अब आगे आओ उसके अगले वाले सेक्शन में अपन को जो नॉर्मल वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स की स्ट्रक्चर दिखने लगेगी। अगला वाला सेक्शन अपन ने कहाँ से लिया है, ये इस लेवल पे सेंटर से लिया, ठीक है। ये जस्ट जो अपना यहाँ पे जो कोरॉइड प्लक्सस और वेंट्रिकल्स हैं उसका स्ट्रक्चर जमा हुआ है यहाँ पे। तो उसके स्ट्रक्चर के देखो उसमें सब कोरॉइड प्लक्सस हैं, उसके सब वेंट्रिकल्स दिखने लगे। क्रॉस सेक्शन लेंगे, 3D व्यू लेंगे तो उसमें दोनों लेटरल ऊपर साइड जो है ना, ऊपर साइड जो दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स हैं उसके, ये जो ऐसे बने हुए हैं ना, ये दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स हैं। नीचे जो है वो थर्ड वेंट्रिकल है, नीचे जो ऐसा बना हुआ है स्ट्रक्चर, ये ऐसा विंग टाइप का, ये थर्ड वेंट्रिकल है। अब आजू बाजू क्या स्ट्रक्चर मिल जाएंगे अपन को। सबसे ऊपर देखो ये मिलेगा कौन सा, फ्रंटल लोब का पार्ट। साइड में क्या मिलेगा, ये टेम्पोरल लोब का पार्ट मिलेगा, और पीछे क्या मिलेगा, ऑक्सीपिटल लोब का पार्ट मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं एक और चीज में, जो ब्रेन है, ब्रेन के जो टिश्यू है, ब्रेन में क्या है, टिश्यू नॉर्मल ऐसे गाराई और सलगाई के रूप में जमे रहते हैं। जो ब्रेन का पेरेंटाइम है, चाहे वो फ्रंटल लोब हो, पैराइटल लोब हो, इसमें जो उठा हुआ रहता है उसको बोलते हैं गायराई, और जो नीचे रहता है उसको बोलते हैं सल्कस।
ये नॉर्मल ब्रेन की कैविटी, इसके अंदर भी जो है फ्लूइड भरा रहता है, जो CSF फ्लूइड है वो बहता है इसके अंदर, ठीक है। इसकी जो पूरी लेयर है ना, पूरी लेयर में क्या चलता है, जो पाया मैटर है, पाया मैटर तो इसके कंटिन्यूसली लाइनिंग में चलती है। जो अरेक्नॉइड है ना, अरेक्नॉइड लाइनिंग में नहीं चलती, वो ऐसी चलती है। जो पाया मैटर है वो जस्ट ब्रेन के साथ साथ चलेगा, अरेक्नॉइड पूरे उसमें कवर करके चलेगी। तो इसके बीच में क्या होगा, सब अरेक्नॉइड स्पेस, सब अरेक्नॉइड स्पेस में क्या रहता है, CSF। हाँ, तो ये इसके बीच में CSF भरा रहेगा। तो तुमने देखा होगा जब भी ये इनकी उसी फोटो में देखो, जो गारा और सल्का के बीच में दिख रहा है, थोड़े थोड़े अंदर अंदर डिप हो रहे हैं, उसमें वाइट ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक ब्लैक CSF व्यू है। अब जो ये गारे सल्काएं है ना, ये कहीं से भी इसमें प्रेशर बढ़ता है ब्रेन का, या ब्रेन में स्वेलिंग होती है, तो क्या होता है, जो गाराई है ये फूलते जाएंगे और जो सल्कस है वो गायब होते जाएगा। अगर किसी कोई भी कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें ब्रेन का प्रेशर बढ़ रहा है, या ब्रेन के अंदर या तो कोई ट्यूमर हो गया है या ब्रेन एडिमा हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, जैसे नॉर्मल गायराई थे, अब यहाँ पे कोई स्वेलिंग आ गई है, तो ये गायराई मोटे होते जाएंगे और ये ऐसे होते जाएंगे। तो ये जो सल्कस वाला स्पेस है ना, ये जो स्पेस है ये गायब हो जाएगा। तो इससे अपन को अंदाजा लगाते हैं पेशेंट को ब्रेन एडिमा हो गया है ना, इसको बोलते हैं ब्रेन एडिमा। हेडेक भी आएगा। हाँ, तो ब्रेन एडिमा में CSF का प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से CSF क्या किया उसने, हटाएगा तो क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा, डाइवर्ट होगा तो कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा तो ये ऊपर सेल्स हैं, ये जो है ये पेन सेंसिटिव है, यहाँ की सेल्स तो सब पेन इनसेंसिटिव है, लेकिन इसके ऊपर जो वीनस सर्कुलेशन जा रहा है ना, वो पेन सेंसिटिव है, तो उसमें अगर प्रेशर आएगा तो वो हेडेक करेगा। अगला व्यू देखें, उसके आगे अपन और ऊपर आप, अब जो तीसरा व्यू आएगा वो आएगा इस लेवल पे, ऑलमोस्ट यही है, बस जो कोरॉइड प्लक्सेस है, कोरॉइड प्लक्सेस जो है उनकी जो वेंट्रिकल्स हैं बहुत अच्छे से दिख जाएंगे, ऐसे नीचे का पार्ट दिख जाएगा। अब जो देखो इसमें जो है ये CT स्कैन का वो है, यहाँ पे अपन को वो दिख गया प्लक्सेस, यहाँ पे अपन को दिख गया प्लक्सेस, ये अपना फोर्थ और थर्ड वेंट्रिकल, ये सब पूरा वेंट्रिकल्स आ गया। इनके जो बीच से है ना, ये बीच से ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये पूरा ट्रैक का एरिया है, जितने भी दिख रहा है, ये जो जितना एरिया है ना, यहाँ से पूरा नर्व का बंडल अंदर बाहर नीचे जाता है, इसको बोलते हैं पिरामिडल ट्रैक्ट। ये पिरामिडल ट्रैक्ट का व्यू होता है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी कुछ इन्फार्क्ट या फिर छोटी मोटी चीज हो जाती है ना, तो बहुत लंबी एरिया में डैमेज करता है, क्योंकि यहाँ से पूरे बंडल्स हैं, ये जो ब्रेन है, ब्रेन के बंडल्स है ना, ब्रेन से जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन बंडल्स के थ्रू जाएगी और यहाँ से नीचे डिप करेगी, इस रास्ते से निकलेगी, इस रास्ते से निकलती, इस रास्ते में अगर कुछ भी चीज हुई, यहीं पे थैलेमस है, यहीं पे इंटरनल कैप्सूल है, सब कुछ यहीं पे है, तो कोई भी चीज यहाँ से अगर इंटर होनी होगी, यहाँ पे कोई भी छोटा सा भी डैमेज होगा तो वो अपन को एक लार्ज डिफेक्ट करेगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इन्फार्क्ट हो गया है और यहाँ पे एक छोटा सा इन्फार्क्ट है, इसमें ज्यादा सिम्टम्स नहीं आएंगे, इसमें बहुत सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, इतना एरिया ब्रेन पैरेन्काइमा का है, ब्रेन पैरेन्काइमा का पूरा जो भी इंफॉर्मेशन इतनी सी आई। अब ये जो है, ये छोटी सी एरिया इतने एरिया को कवर कर रहा था, इतने एरिया की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से जा रही, तो उसमें इतने से एरिया का डैमेज इतना इफेक्ट लाएगा और इतने एरिया का डैमेज उतने ही एरिया को डैमेज बताएगा। तो इसको जो बोलते हैं, इन छोटे एरिया में डैमेज को बोलते हैं लेकुनर इन्फार्क्ट। लेकुनर इन्फार्क्ट जो है CT स्कैन में नहीं आता है, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि CT स्कैन में इतने छोटा सा दिखता ही नहीं है, और दिखता भी है तो बहुत बाद में दिखता है, क्योंकि 24 से 48 घंटे बाद अपन को थोड़ा सा देखेगा, जब टिश्यू बिल्कुल नेक्रोज हो जाएगा तो उसमें देखेगा कि जो ब्रेन का एक्सरे है, एक्सरे में परमेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा डार्किश समझ में आ रहा है। ये एरिया बहुत लार्ज एरिया है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी दिख जाएगा, क्योंकि नॉर्मल टिश्यू से थोड़ा सा अलग दिखने लगेगा वो, है ना, अर्ली स्टेज में दिखने लगेगा। अब छोटी सी एरिया तो अच्छे से दिखेगा नहीं, लेकिन पेशेंट को डैमेज ज्यादा दिखेगा इसमें, है ना। तो कई बार अपन CT स्कैन नॉर्मल दिखाते हैं, फिर भी अपन बोलते हैं ना पेशेंट को क्लॉटिंग है, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि पेशेंट को अपनी क्लिनिकली दिख रहा है, क्लिनिकली उसको एक्यूट CVA हुआ है, एक्यूट CVA हुआ है, अपन को सिर्फ CT स्कैन अपन ने इसलिए कराया है कि उसको हेमरेज तो नहीं हुआ है वो देखने के लिए। CT जो CVA है, CVA की डायग्नोसिस तो क्लिनिकली होती है, कई बार MRI में भी CVA की डायग्नोसिस नहीं बन पाती इन्फार्क्ट की, क्योंकि जो सेरिबेलर हेमिस्फीयर है ना, सेरिबेलर हेमिस्फीयर में और जो मेडुला है यहाँ, उसके नीचे पोन्स मेडुला जो होते हैं,
उनकी जो स्ट्रक्चर है उनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिमिलर होता है इन्फार्क्ट के जैसा, क्योंकि नॉर्मल ब्रेन पैरेन्काइमा में थोड़ा सा लाइट दिखता है, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना उसको तुम देखोगे थोड़ा सा डार्क दिखेगा। सेरिबेलम देखो, वो पुराने स्ट्रक्चर में देखो, इससे पहले वाले में सबसे जो दूसरे नंबर पे जो भेजा था ना हमने, दूसरे नंबर में देखो जो ब्रेन पैरेन्काइमा नॉर्मल दिखता है ना उससे थोड़ा सा डार्किश दिखता है सेरिबेलम। तो इन्फार्क्ट वाले कंडीशन में सेरिबेलम इन्फार्क्ट है, उसको पहचान पाना सीटी स्कैन में तो बहुत ही मुश्किल है। तो उसके लिए प्रॉपर एमआर एंजियोग्राफी करानी पड़ती है। एमआर एंजियोग्राफी से अपन लोकेशन पता कर सकते हैं कि यहाँ पे इन्फार्क्ट हुआ है उसको। एक नॉर्मल कैल्सिफिकेशन मिलता है। नॉर्मल कैल्सिफिकेशन कहाँ कहाँ मिल सकता है, जो अपन को कंफ्यूज करते हैं अपन किससे, हेमरेज से। जो अपनी नॉर्मल वेंट्रिकल्स है ना, नॉर्मल वेंट्रिकल्स हैं उसमें जो पीनियल बॉडी वगैरह होती है, पीनियल बॉडी होती है, कई बार आपने देखा होगा जैसे ब्रेन का सीटी स्कैन का है, ये लेटरल वेंट्रिकल्स आ गए, यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल है, यहाँ पे कई बार छोटा छोटा सा वाइट वाइट पैच दिखेंगे यहाँ पे। ये जो होता है नॉर्मल एज रिलेटेड पीनियल कैल्सिफिकेशन होता है। तो ये नॉर्मल पैटर्न है। जैसे जैसे आप देखते रहोगे हर पेशेंट का देखना, कई पेशेंटों के यहाँ में बहुत वाइट पैच दिखते हैं, अपन को कंफ्यूज होते हैं अपन कि हेमरेज तो नहीं हो गया। वो हेमरेज नहीं होता है, नॉर्मल कैल्सिफिकेशन होता है। चलो इसके और ऊपर जाते हैं अपन। और ऊपर में सबसे लास्ट स्ट्रक्चर आ जाएगा, जिसमें कि सीधे ऊपर का ये वाला अपन यहाँ से कट सेक्शन लेंगे तो सिर्फ जो फ्रंटल लोब है उसकी बोन आएगी, और कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं आएंगी। सर सारे सेक्शंस में बोन फ्रैक्चर भी दिखेगा? बोन फ्रैक्चर देखिए, बोन फ्रैक्चर के लिए अलग से इमेज भी भेजते हैं वो लोग। अच्छा, बोन फ्रैक्चर होता है 1000 होता है ये ना बोन ये फ्रैक्चर दिखेगी हर सेक्शन में। ये तो हो गया नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब नॉर्मली स्ट्रक्चर में अब आते हैं अपन दो तीन चीजों में आते हैं। अपन को देखना क्या क्या है, ये तो अपन को नॉर्मल स्ट्रक्चर है, बेसिक्स अपन ने देख लिया। तो सीटी हेड में अपन को क्या क्या दिख सकता है, क्या क्या अपन को देखना है, कहाँ कहाँ जगह देखना है। पहला अपन को इन्फार्क्ट देखना है, दूसरा अपन को हेमरेज देखना है, तीसरा अगर कोई ट्रॉमा वाली कंडीशन है तो उसमें SDH EDH ये देखना है। चौथी कंडीशन होती है क्या, SAH सबरेटिनॉइड हेमरेज देखना है। पांचवी कंडीशन ब्रेन इडीमा देखना है। छठवां मेनिंजियल एनहांसमेंट देखना है। सातवां CSF जो वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स की साइज देखनी है उसमें। आठवां गायरेई सल्काई पैटर्न देखना है। नौवां कोई इक्सॉल तो नहीं है वो देखना है। इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। तो कोई भी ब्रेन का सीटी स्कैन करा रहे हैं, अपन उसको नॉर्मल एनाटॉमी पढ़ने के बाद अपन को ये चीजें हैं, इन चीजों पे देखना है। नॉर्मल अपन सीटी स्कैन देखते हैं ना, सीटी स्कैन में पेशेंट को क्लिनिकली देखेंगे। पहले तो क्लिनिकली अपन क्या सस्पेक्ट करना है, एक्यूट सीवियर सस्पेक्ट करना है। तो एक्यूट सीवियर में अपन को सिर्फ हेमरेज या इन्फार्क्ट की तरफ सबसे पहले देखना है। एक नॉर्मल फोटो नहीं है इसमें? नहीं, उसकी फोटो नहीं। नॉर्मल एक ब्रेन का सीटी स्कैन है, उसमें इन्फार्क्ट नॉर्मली कहाँ कहाँ मिलता है। इन्फार्क्ट क्या होता है, इन्फार्क्ट यूजली टेरिटरी में चलता है, जो अपने अपना एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, 3 सेरिब्रल आर्टरी हैं। तो इन्फार्क्ट की लोकेशन उसके जो पैटर्न होगा उस पर ही चलेगी। इन्फार्क्ट ज्यादातर एक टिपिकल टाइप का पैटर्न दिखाता है। जैसे हेमरेज है, हेमरेज तो कहीं पे भी अगर कहीं से भी रप्चर होती है जो वेसल्स है तो उसके कारण प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर क्रिएट करने के कारण साइन अलग अलग हो सकते हैं। इन्फार्क्ट में जो है, इन्फार्क्ट में टिपिकल साइन आते हैं। अगर जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इन्फार्क्ट है तो उसमें मोनोपेरेसिस और फ्रंटल लोब के साइंस आएंगे।
फ्रंटल लोब्स के साइन मतलब पेशेंट यूजुअली अल्टर्ड सेंसोरियम या अल्टर्ड बिहेवियर से प्रेजेंट करेगा, एक्यूट ऑनसेट अल्टर्ड सेंसोरियम और मोनोपैरेसिस से प्रेजेंट करेगा। जो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी इंफार्क्ट है, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी इंफार्क्ट जो कि मोस्ट कॉमनली मिलता है, उसमें पेशेंट हेमीपैरेसिस से प्रेजेंट करता है और माउथ डेविएशन से प्रेजेंट करता है। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी इंफार्क्ट जो है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी इंफार्क्ट पेशेंट प्रेजेंट करता है वर्टाइगो के साथ, वर्टाइगो, डिसिक्विलिब्रियम, डिफिकल्टी वॉकिंग, इससे प्रेजेंट करता है। उसमें कोई ना तो वॉइस में चेंज होता है ना फिर चलने फिरने में चेंज होता है। तो कोई भी पेशेंट वर्टाइगो से प्रेजेंट करता है ना, तो ज़्यादातर अपन केसेस में अपन उसको देखते हैं कि वर्टाइगो का टाइप क्या है, सेरिब्रल या फिर जो इसमें निस्टेगमस है, निस्टेगमस वर्टिकल निस्टेगमस मिलता है। और अपन को गेट डिस्टर्बेंस, जो सेंट्रल अपन वर्टाइगो है ना, सेंट्रल वर्टाइगो और पेरिफेरल वर्टाइगो के अपने डिफरेंशिएटिंग फीचर पढ़े थे, तो उसको इसी टाइप में अपन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि गेट, हमने देखा था गेट इनस्टेबिलिटी मिलती है सेंट्रल वर्टाइगो में, तो पेरिफेरल वर्टाइगो उसमें गेट इनस्टेबिलिटी नहीं मिलती। तो इसमें जो है, जो इस एरिया में अगर इंफार्क्ट होगा तो यहाँ से जो आर्ट वेसल्स निकलनी चालू हुई है, इसको इतने एरिया को सप्लाई करना है। अगर यहाँ पे कोई भी इंफार्क्ट होगा तो वो बड़ा डैमेज करेगा, यहाँ पे कोई इंफार्क्ट होगा तो छोटा सा डैमेज करेगा। तो जो इंटरनल कैप्सूल है, इंटरनल कैप्सूल के आजू बाजू के इंफार्क्ट देखते हैं यूजुअली जो है एक्यूट कंडीशन में पेशेंट 6 घंटे के अंदर आता है। 6 घंटे के अंदर तक सीटी स्कैन में ऑलमोस्ट कोई चेंजेस नहीं आते इंफार्क्ट में। 6 घंटे के बाद जो है, जो टिश्यू है, टिश्यू के बाजू में थोड़ा बहुत इडीमा आना चालू हो जाता है। इडीमा आना चालू हो जाता है तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, अपन कंपेयर करते हैं दूसरे साइड से कंपेयर करो तो उसके कंपेरेटिवली थोड़ा सा अपन को दिख जाता है कि वहां पे इडीमा पैदा होने लगा है, मतलब छोटा मोटा क्लॉट है। इडीमा कैसा दिखेगा? इडीमा स्वेल करेगा तो उसमें थोड़ा सा हाइपर इकोइक दिखेगा, वो मतलब हाइपो इकोइक दिखेगा, कम दिखेगा नॉर्मल से, थोड़ा ब्लैकिश जाएगा सेल्स कंपैरिजन टू स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर थोड़े से हैं जो गाइस हल्काई हैं वो थोड़े से डाइल्यूट कम दिखेंगे। अपना जो सीएसएफ फ्लो है ना वो कम दिखेगा सीएसएफ। बाकी इंफार्क्ट अगर लॉन्ग टर्म जाएगा, यही लॉन्ग टर्म धीरे धीरे वहां की स्कारिंग हो जाएगी, वो टिश्यू खत्म होता जाएगा और ब्लैक होता जाएगा। एक्यूट जो हेमरेज है, एक्यूट हेमरेज हमेशा जेड वाइट दिखेगा, बिल्कुल ब्लड आ गया वहां पे तो बिल्कुल वाइट दिखेगा। इसको पहचानना बहुत आसान है, सिर्फ इसके लिए एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है कि जो नॉर्मल कैल्सिफिकेशन है, नॉर्मल कैल्सिफिकेशन हमने बताया कि सीएसएफ के जो 2-3 जगह हैं वहां पे बिल्कुल राउंडेड नॉर्मल कैल्सिफिकेशन मिलता है, उससे आप कंफ्यूज नहीं होगे हेमरेज के लिए। बाकी हेमरेज को पहचानना आसान होता है क्योंकि अगर वो सेंटर में मिलेगा, अगर पेरिफेरल कहीं वाइटिश एरिया तो वो पेरिफेरल वाइटिश एरिया है तो वो हेमरेज ही होता है। अब वो कई बार ऐसा होता है कि पेरिफेरल इंफार्क्ट और हेमरेज दोनों एक साथ भी हो जाते हैं। लार्ज इंफार्क्ट होता है ना, कोई बहुत बड़ा इंफार्क्ट है, बड़ा इंफार्क्ट के अंदर कई बार हेमरेज ही मिल जाता है, तो दोनों भी चीजें मिल जाते हैं। कई बार जो मैलिग्नेंसी है, इक्सॉल है इतना बड़ा, इक्सॉल ने कोई आर्टरी डैमेज कर दी तो वहां से हेमरेज भी दिख रहा है इक्सॉल के साथ साथ। अब आते हैं एसडीएच और ईडीएच हमने पिछली क्लास में भी बताया था। जो ब्रेन का सर्कुलेशन है ना, ब्रेन का सर्कुलेशन में ईडीएच क्या करता है, कॉनकेव टाइप की अंदर दिखेगा, ये कॉन्वेक्स दिखेगा। एसडीएच क्या दिखेगा, ऐसा, ये एसडीएच दिखेगा। एसडीएच जो है 48 आवर में प्रेजेंट करता है, ये 4 से 6 घंटे में प्रेजेंट कर देगा ट्रॉमा के बाद। ये आर्टीरियल सर्कुलेशन में दिखाता है और ये लिमिटेड रहेगा एक जगह पे। एसडीएच जो है वीनस सर्कुलेशन से होता है, तो ये लिमिटेड नहीं होता, ये फैल भी सकता है, बहुत लंबा फैलता है। तो एसडीएच जो है, एसडीएच ज्यादा सीवियर होता है, लेकिन एक्यूट ऑनसेट डेथ इसके कारण हो जाती है। एक रूल ऑफ थंब होता है 2 mm का। 2 mm का मतलब कि पेशेंट को कोई भी ट्रॉमेटिक कंडीशन है, चाहे वो एसडीएच हो, एडीएच हो, इंटरपेरेंटाइल हेमरेज है, अगर वो ब्रेन का हर्निएशन मिड लाइन से ब्रेन को 2 mm से ज्यादा हर्निएट कर रहा है, दूसरी तरफ डेविएट कर रहा है, 2 mm से ज्यादा डेविएट कर रहा है, तो वो एक सर्जरी का इंडिकेशन होता है, जब तक पेशेंट सिम्टोमेटिक है। अगर कोई पेशेंट सिम्टोमेटिक है, मतलब अल्टर्ड सेंसोरियम में है और 2 mm से ज्यादा का उसने डेविएशन कर दिया है कोई भी किसी भी चीज में, चाहे वो हेमरेज हो, चाहे वो एसडीएच हो, चाहे वो ईडीएच हो, कोई भी चीज हो, 2 mm से ज्यादा का उसने अगर हर्निएट कर दिया है तो ये एक इंडिकेशन बनता है कि उसको आप ऑपरेशन के लिए जा सकते हो, अनटिल अनलेस पेशेंट क्लिनिकली स्टेबल ना हो। मतलब स्टेबल होगा तो अपन नहीं जाते हैं ऑपरेशन के लिए, अगर पेशेंट अनस्टेबल होगा तभी जाएंगे, अल्टर्ड सेंसोरियम होगा तभी जाएंगे। सर जैसे एसडीएच है, स्कल से बिल्कुल पास में, स्कल भी वाइट दिखेगा, एसडीएच भी वाइटिश ही आएगा। यार स्कल में एसडीएच में क्या है, ब्लड है, तो स्कल में बोन है, थोड़ा ब्लड और बोन में तो तुमको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा।
मतलब इसमें कंफ्यूजन नहीं होता सर? नहीं होता, दिख जाता है। आप अच्छे से देखना पड़ता है, आप उसको ध्यान में रखो। एक ट्रांस रेवोल्यूशन टाइप का एरिया दिख जाएगा कि जो बोन से बिल्कुल अलग दिखेगा। एक्यूट जो ट्रॉमेटिक कंडीशन है, ट्रॉमेटिक कंडीशन में अपन को यही देखना रहता है एसडीएच है कि ईडीएच है। और ट्रॉमेटिक कंडीशन में कभी भी जो सीटी स्कैन, हमेशा सीटी स्कैन वाले लिख देते हैं कि एट प्रेजेंट सीटी स्कैन नॉर्मल, काइंडली रिव्यू आफ्टर 48 आवर। ये इसीलिए देखते हैं कि कई बार क्या होता है एसडीएच जो है, एसडीएच पता नहीं चलता, शुरुआत के सीटी स्कैन में नॉर्मल आता है, बाद में अगर पेशेंट की एक्यूट डेथ हो गई तो क्लेम कर देते हैं कि भैया डेथ कैसे हो गई, सीटी स्कैन नॉर्मल था और बाकी पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में उसमें हेमरेज निकला। तो वो है कि एसडीएच 48 आवर के बाद भी क्लियर। ऐसे क्या होता है सब अरेक्नॉइड हेमरेज। सब अरेक्नॉइड हेमरेज जो है वो ब्रेन के टिश्यूज में चलता है, इसको पहचानना कई बार मुश्किल होता है। सीएसएफ क्या है? सीएसएफ जो है ना, ये यहाँ पे गाराई सलकाई के बीच में जो बह रहा है यहाँ पे इसमें, और जो बीच में सेंट्रल लाइन में बह रहा है, इसमें बह रहा है यहाँ पे, इसमें अगर हेमरेज दिखता है तो इसको पहचानना कई बार मुश्किल होता है, बहुत स्लो लाइनिंग दिखती है वाइट इसकी, तो क्लिनिकली कोरिलेट करके उसको कई बार वैसे तो दिख जाता है। एमआरआई में कराया, एमआरआई में दिख जाता है हेमरेज सब। ब्रेन एडीमा हमने पहले ही बताया था, ब्रेन एडीमा तो सलकाई गा रही है, सलकाई गा रही है अपन को जो नॉर्मल पैटर्न है, नॉर्मल पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, गायराई बहुत बड़े बड़े दिखने लगेंगे, सल्कस खत्म हो जाएंगे। सर गायराई सलकाई सीटी में इतना इजीली दिखेगा? दिखते तो हैं यार, नॉर्मली दिख जाते हैं, ब्रेन एडीमा दिख जाता है। साइड वाला मेनांजियल एनहांसमेंट ये सीटी स्कैन में नहीं दिखता है, सीईसीटी में दिखता है कंट्रास्ट में। ये एक्यूट जो मेनिंजाइटिस होती है ना, तो जो अपनी मेनिंजीज है, मेनिंजीज मतलब यही ड्यूरामेटल, पायमेटल, अरेक्नॉइड, इनमें क्या होता है वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है, वेस्कुलरिटी बढ़ जाएंगी तो वो थोड़े से चमकेंगी, एनहांसमेंट का वही होता है, चमकती है थोड़ी सी। तो ये कंट्रास्ट अगर सीटी कराओ तो मेनिंजियल एनहांसमेंट दिख सकता है उसमें। देखना अपने हिसाब से, अपन नहीं देख पाते, अपने लिए बहुत मुश्किल है। ये वेंट्रिकल्स का साइज देखना है। नॉर्मली जो वेंट्रिकल्स का साइज है, जो चाइल्ड है, चाइल्डहुड में कंडीशन में छोटे छोटे वेंट्रिकल्स मिलते हैं, उनका साइज बहुत कम होता है। एडल्टहुड में जैसा अपने नॉर्मल अब देखा है, जैसे जैसे अपन ओल्ड होते जाते हैं ना, ओल्ड एज में वेंट्रिकल्स का साइज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो जो चाइल्डहुड से अपन एडल्टहुड तक जाएंगे उसके हिसाब से वेंट्रिकल्स का साइज लगातार बढ़ता जाएगा। अब किसी पेशेंट का अपन ने एज के हिसाब से, अगर पेशेंट का चाइल्ड का आप देख रहे हो सीटी स्कैन, तो उसमें आपको दिखेंगे ही नहीं वेंट्रिकल्स, ऑलमोस्ट ना के बराबर दिखेंगे। तो आप उसको ये नॉर्मल पैटर्न आपको पता होना चाहिए, तब तो आप उसको बता पाओगे कि उसको कोई वेंट्रिकल्स में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है सीएसएफ फ्लो में और वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट हो गया है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोसेफलस बोलते हैं ना। चाइल्ड्स में अगर वेंट्रिकल्स बढ़ने लगते हैं तो धीरे धीरे हाइड्रोसेफलस हो जाता है, तो फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर शंट डालना पड़ता है। तो ये नॉर्मल एनाटॉमी पता होना चाहिए कि नॉर्मल अपन को वेंट्रिकल्स का साइज कैसे है। ऐसे ही गायरस आई का बोला, जो नॉर्मल एनाटॉमी पता होना चाहिए। जो अपन को बच्चे हैं, बच्चों में गायराइज हैं वो नॉर्मली बड़े होते हैं, सल्कस बहुत कम दिखते हैं। किसी बच्चे का एक्सरे देखा होगा ना, तो नॉर्मली जैसे ब्रेन एडीमा का पेशेंट होता है उसका दिखता है एक्सरे, और आप ओल्ड एज वालों के आप एक्सरे देखोगे तो बहुत डीप दिखेंगे, बहुत डीप गायराइज सल्काई दिखेंगे। बिल्कुल काला काला दिखता है ना, ब्लैक पैटर्न, ब्लैक ज्यादा दिखता है, क्योंकि उसमें सीएसएफ ज्यादा रहता है, गायराइज सल्काई बहुत कम होते हैं। इक्सॉल है, इक्सॉल जो है वो हमने ब्रेन के पेरेन्काइमा से देखा कि जो सेरिब्रल पेरेन्काइमा है उससे थोड़ा सा हाइपर दिखेगा, हाइपर दिखेगा, मतलब ज्यादा दिख सकता है, कई बार हाइपो भी दिख सकता है। उसमें कोई है नहीं, अलग अलग टाइप्स हैं। अगर कोई उसमें ब्रेन जो वेस्कुलरिटी अगर ज्यादा होगी तो वो हाइपर दिखेगा, अगर वेस्कुलरिटी कम है, फैट टिश्यू ज्यादा है तो वो हाइपो दिख सकता है। डेंसिटी कितनी है? लेकिन वो डेंसिटी जो है नॉर्मल उससे तो अलग रहेगी, नॉर्मल से अलग रहेगी। उसका एक अलग से कैप्सूल भी दिखेगा, अलग से कैप्सूल स्ट्रक्चर अलग ही दिखेगा कि वो उसको अलग कर रहा है। और साथ में जो पेरिफेरल में एडिमा भी दिखेगा, उसको थोड़ा एडिमा दिख जाता है, पोइकोइक दिखेगा। तो ये एक सवाल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इतनी चीजें अपन को सीटी स्कैन देखनी रहती हैं। बस होगा सर, इन सारी चीजों में एमआरआई कब इंडिकेटेड रहेगी, अपन को कब, जब आप नहीं कर पा रहे हो डिफरेंशिएटिंग, तब जाना है, नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप पेशेंट को परसिस्टेंट सिम्टम्स हैं, या फिर आपको कोई कंफ्यूजन है जिसको दूर करना है। अब आपको नॉर्मली इंफार्क्ट नहीं दिख रहा है, क्लिनिकली आपको लग रहा है कि है इंफार्क्ट, तो फिर एमआरआई में जाओगे। नॉर्मली आपको मेनिंजियल एनहांसमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन क्लिनिकली आपको मेनिंजाइटिस लग रही है, तो आप जाओगे एमआरआई के लिए। इक्सॉल में आपको लग रहा है
कि इक्सॉल है, लेकिन उसको इक्सॉल में ट्यूबरकुलोमा भी हो सकता है, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस भी हो सकता है। एग्जैक्टली क्या नेचर है, कितना वेस्कुलरिटी है, कितना उसमें आगे बढ़ रहा है, वो देखने के लिए करते हैं। बीच में सीईसीटी का ऑप्शन नहीं है सर? सीईसीटी का भी ऑप्शन है। सीईसीटी और एमआरआई के थोड़े थोड़े अलग अलग इंडिकेशन हैं। कंट्रास्ट में थोड़ा सा और बढ़ जाता है, एमआरआई बेटर ही रहता है। कंट्रास्ट का सर अकेला सीएसएफ में अकेला वो देखेगा ना थोड़ा सा। कंट्रास्ट सब कहीं जाएगा, कंट्रास्ट तो सब कहीं जाता है यार, ब्लड से वो अलग अलग टाइप के कंट्रास्ट होते हैं।